हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग बात करने वाले हैं CDAW के बारे में। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी है। एक ऐसा कन्वेंशन, एक ऐसा अभिसमय, एक ऐसी ट्रीटी, एक ऐसी संधि जो कि बनी है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। एक ऐसी संधि, एक ऐसा कन्वेंशन जो कि बना है ऑन द एलिमिनेशन, जो कि समाप्त करने पर बना है। किस पे? किसको समाप्त करने के लिए? ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, भेदभाव, सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया है एक ऐसा कन्वेंशन। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए जो कन्वेंशन या अभिसमय या ट्रीटी या संधि जो बनी है वो है CEDAW। CEDAW तो बहुत इजी, आपको इसको समझने में इजी हो जाएगा, जिसको हिंदी में नाम दिया गया महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय। तो आज हम CEDAW के बारे में बात करेंगे। कुछ ह्यूमन बीइंग्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि जिन्हें आप वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं कुछ दुर्बल समूह जिनको आप कहते हैं। तो उनमें कुछ कौन कौन हो सकते हैं? जैसे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो विकलांग जिनको आप कहते हैं वो हो सकते हैं, या जो एजिड पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्तियों के समूह होते हैं उनको आप कह सकते हैं कुछ दुर्बल समूह, या जो चिल्ड्रन या बच्चे होते हैं उन्हें, या फिर महिलाएं, विमेन जो है, महिलाओं को आप दुर्बल समूहों में माना जाता था पहले। तो उस उनके लिए जो UN के द्वारा ऐसे कौन से एफर्ट्स किए गए, उनको कौन से किस तरीके से अधिकारों, अगर मतलब उनके अधिकारों से उनको वंचित ना किया जाए, ऐसे क्या एफर्ट्स किए गए वो हम आज देखेंगे और उसमें हम CEDAW के बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे समूहों को, कुछ ऐसे वीकन जो होते हैं समूह, उनको जो एबल्ड या जो डोमिनेंट सेक्शन होता है वो उनको एक्सप्लॉइट करता है सोसाइटी में, उनके जो राइट्स होते हैं उनको वायलेट करता है। उनसे, ऐसे वायलेशन से उन्हें बचाने के लिए जो एफर्ट्स किए गए उन्हें आज हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे उनके बारे में। ये कह रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए UN ने बहुत एफर्ट्स किए, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे महिलाओं की स्थिति पर और महिलाओं के मुद्दों को, उनके इश्यूज पर बात करने के लिए, उनके इश्यूज को या उनके महिलाओं के मुद्दों को निपटाने के लिए सबसे पहले 1946 में कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसको आप कहेंगे महिलाओं की प्रास्थिति पर एक आयोग की स्थापना की गई, जो कि महिलाओं के मुद्दों, महिलाओं के इश्यूज पर बात करने के लिए बनाया गया, जिसे, और जो महिलाओं को उनकी स्थिति पर बात करने के लिए जिसे बनाया गया। UDHR ने सभी मनुष्यों को, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमने पढ़ा, हमने देखा, वो जो उसके बारे में बात करें, UDHR ने सभी मनुष्यों को सभी प्रकार के अधिकारों का हकदार बनाया था, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, यदि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, बट फीमेल्स को समाज के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये कह रहे हैं कि विधि उन्हें, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को, सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को समान अधिकार देती है, लेकिन जो सोसाइटीज होती हैं वो एक महिला को सोसाइटी में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक जो पुरुष, मतलब जो सोसाइटीज होती हैं वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज होती हैं, तो जिसको आप कहेंगे पुरुषों का जिसमें वर्चस्व होता है, ऐसी सोसाइटीज है हमारे यहाँ पे। तो उनमें महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, और इससे कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसके लिए क्या एफर्ट्स किए गए वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 7 नवंबर 1967 को, 7 नवंबर 1967 में जो UN का ऑर्गन है, महासभा या जनरल असेंबली, जनरल असेंबली ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा को स्वीकार किया। ये कह रहे हैं 7 नवंबर 1967 को क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ
डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा को स्वीकार किया गया, उसे अंगीकार किया गया, उसे अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा एक ऐसी घोषणा को कि हम जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के एफर्ट्स करेंगे, ऐसी घोषणा की गई। तो अब जब ये घोषणा कर दी गई तो इसमें जो सिद्धांत या जो प्रिंसिपल्स बताए गए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए महिलाओं के लिए, इस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए, या जो भी सिद्धांत या नियम उसमें बताए, तो उसको क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जो सोचा गया महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट या कार्यान्वित करने के लिए क्या किया गया? 18 दिसंबर 1979 को क्या स्वीकार किया गया? CEDAW। 18 दिसंबर 1979 को कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इस कन्वेंशन को, इस अभिसमय को स्वीकार किया गया और इट केम इनटू फोर्स इन ईयर 1981, जो कि लागू हुआ 1981 में। 1979 में इसे अडॉप्ट किया गया और ये लागू कब हो गया? 1981 में। आज इसमें करीब नियर अबाउट 200 के करीब इसके जो स्टेट हैं, जो अलग अलग देश होते हैं उनको हम स्टेट्स बोलते हैं, ये अलग अलग स्टेट्स 200 के करीब हैं जो कि इसके पक्षकार हैं। इस CEDAW के इस अभिसमय के 200 के करीब जो देश हैं वो इसके पक्षकार हैं आज। तो इसमें आ जाइए, अब आर्टिकल 1 जो है इसका, CEDAW का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 परिभाषा बताता है, देता है, किसकी डेफिनेशन देता है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन होता क्या है, कि जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव है वो क्या है। तो इसको आप सुनिए, ये कह रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी समझाने के लिए। ये कह रहे हैं, आर्टिकल 1 कहता है, जो इसकी परिभाषा देता है डिस्क्रिमिनेशन की, ये कह रहा है, लिंग के आधार पर किया गया ऐसा भेद, अपवर्जन या प्रतिबंध है ये जो महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल अथवा किसी अन्य क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्री की समानता के आधार पर महिलाओं द्वारा समान स्तर पर उपयोग अथवा प्रयोग करने से वंचित करता है। मतलब इन सब एरियाज जो इन्होंने बताए हैं, इन एरियाज में एक महिला को पुरुष के सामने किसी भी अधिकार को यूज करने से, इंजॉय करने से वंचित करता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा महिला के अगेंस्ट में। तो इंग्लिश में सुनिए, आर्टिकल 1 कहता है कि एनी रेस्ट्रिक्शन, एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रेस्ट्रिक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स विच, जो करता है, नलिफाइंग द रिकॉग्निशन, एंजॉयमेंट और एक्सरसाइज बाय वुमेन, किस चीज का? ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, इन कौन से क्षेत्र में? इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिविल और एनी अदर फील्ड। इन सभी फील्ड्स में अगर कोई भी चीज, कोई भी बात नलिफाइंग करना मतलब खत्म करती है महिलाओं के अधिकारों को, तो वो डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव माना जाएगा महिलाओं के विरुद्ध। आर्टिकल 1 इसका जो इसका आर्टिकल 1 है वो इसकी डेफिनेशन देता है। इसके बाद आ जाइए कन्वेंशन के पार्ट 3 पे, जो इसका भाग 3 है, उसमें कई ऐसे एरियाज या कई ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जहां राज्य पक्षकारों को ये निर्देश, जो इसके राज्य, अलग अलग राज्य इसके पक्षकार हैं, उनको ये निर्देश देता है। भाग 3 जो है इसका, पार्ट 3, वो ये निर्देश देता है कि ऐसे कई एरिया कि वो इन एरियाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव न करें, न किया जाए, और इसमें अपने एफर्ट्स लगाएं कि इन सब क्षेत्रों में, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जो कि आर्टिकल 10 से 16 में बताए गए हैं, आर्टिकल 10 से लेकर 16 में ऐसे क्षेत्र या ऐसे एरियाज बताए गए हैं जिनमें ये कहा गया है, इस कन्वेंशन में ये कहा गया है कि ये जो स्टेट पक्षकार हैं, जो राज्य पक्षकार हैं, वो इन क्षेत्रों में 10 to 16 में जो बताए गए हैं उनमें ऐसे एफर्ट्स करें कि महिलाओं के विरुद्ध किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव न किया जाए।
तो आर्टिकल 10 मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। आर्टिकल 10 कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के जो एरिया है उसके क्षेत्र में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार देने की बात करता है महिलाओं को। इसके बाद आर्टिकल 11 है जो अनुच्छेद 11, वो कहता है एम्प्लॉयमेंट के एरिया में जो नियोजन का क्षेत्र है जहां पर एम्प्लॉइज हैं, भले ही वो मेल है या फीमेल है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के आधार पर एम्प्लॉइज के साथ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 11 ये कहता है। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल 12 जो है अनुच्छेद 12 हेल्थ केयर या स्वास्थ्य सुरक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 कहता है कि इस क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 13 है इसका, कन्वेंशन का आर्टिकल 13 कहता है आर्थिक और सामाजिक जीवन से संबंधित है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ से रिलेटेड है। कहता है दिस आर्टिकल ऑफ द कन्वेंशन प्रोवाइड्स दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन शैल बी एलिमिनेटेड इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 13 ये कहता है। इसके बाद आ जाइए आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से रिलेटेड है, विमेन इन रूरल एरियाज में। ये कहते हैं अनुच्छेद 14 जो है उसमें ये उपबंध किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को दूर रखा जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 15 है इसका, अनुच्छेद 15 विधि के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है और ये कहता है कि महिलाएं पुरुषों के समान ही सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स या सभी प्रकार की संविदाएं करने की हकदार हैं और वो किसी भी प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को जिस प्रकार से पुरुष कर सकते हैं उसी प्रकार से महिलाएं भी अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज, अपनी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जिसको आप कहेंगे कि संपत्ति का प्रशासन। संपत्ति किसी भी प्रकार से पुरुषों के समान अपनी संपत्ति का प्रशासन या प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बराबर की हकदार है, ये आर्टिकल 15 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 रिलेटेड है मैरिज एंड फैमिली रिलेशन के साथ, विवाह तथा परिवार संबंधी परिवार के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि महिला को परिवार में और विवाह के संबंध में पुरुष के समान रखने के लिए राज्य पक्षकार हैं वो सब उपाय करेंगे। जैसे मैरिज में एंटर करने में, मतलब जब मैरिज होती है उस समय पर मैरिज में एंटर करने में, मैरिज के दौरान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब ड्यूरेशन द मैरिज, मतलब जो मैरिज विवाह के दौरान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उत्तरदायित्व होते हैं उसमें, और मैरिज के डिसोल्यूशन या विघटन जब होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है मैरिज का अगर, या फिर विघटन हो जाता है, तो उस समय भी स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देने होंगे। इस तरीके के निर्देश या इंस्ट्रक्शंस राज्य पक्षकारों को यह अभिसमय इन आर्टिकल 10 से लेकर 16 तक में देता है। अब आ जाइए आर्टिकल 17 में। अब इन सब जो ये प्रावधान कर दिए गए हैं 10 से लेकर 16 तक में, उसको उसका क्रियान्वयन या उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि इन सब अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए या लागू करने के लिए एक कमेटी या एक जिसको आप कहेंगे समिति बनाई जाएगी, जो कि बात की गई है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में एक समिति बनाने की बात की गई है जो कि इन सब प्रावधानों को क्रियान्वित करेगी जो ये 10 से 16 में बताए गए हैं। इसके बाद एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी इस कन्वेंशन में अडॉप्ट किया गया जो मैंने यहाँ आपके लिखा है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल, जिसको आप कहेंगे ऐच्छिक नयाचार। पहले ऐसा था कि इसमें जो कि अडॉप्ट किया गया 7 अक्टूबर 1999 को, 1999 में से एक ऐच्छिक नयाचार को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जो इसमें कन्वेंशन में इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम का एक प्रावधान नहीं था। इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम का मतलब है कि कोई व्यक्तिगत परिवाद इसमें नहीं कर, व्यक्तिगत परिवाद करना, कोई एक अकेला व्यक्ति इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकता था। अगर कोई विक्टिम अकेला है, कोई पीड़ित पक्ष अकेला है, तो वो इसमें कंप्लेंट या परिवाद नहीं कर सकता था। तो इसके लिए एक नया चार्ज, जिसको आप प्रोटोकॉल कहते हैं, एक ऑप्शनल या ऐच्छिक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया 1999 में, 7 अक्टूबर 1999 में। और इसमें अब ऐसा हुआ, इसका आर्टिकल 2 कहता है कि इस
प्रोटोकॉल में आर्टिकल 2 ये कहता है कि अब कमेटी को सूचना एक व्यक्ति भी दे सकता है, मतलब एक अकेला इंडिविजुअल भी कमेटी में मतलब अपने साथ होने वाले जो अगर उसके साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो एक अकेला व्यक्ति भी परिवाद इसमें कर सकता है। इसलिए इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को या ऐच्छिक नयाचार को अडॉप्ट किया गया है इस लूप होल को या इस कमी को दूर करने के लिए। जब कमेटी को सूचना मिल जाती है कि कुछ कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन या कहीं पर भेदभाव हो रहा है तो वो क्या करती है, तब ये कह रहे हैं कमेटी की सूचना प्राप्ति के बाद राज्य पक्षकार से संपर्क किया जाता है। जिस स्टेट का वो विक्टिम होता है, जिस स्टेट के व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ उसके राइट्स के साथ उसके राइट को वायलेट किया जा रहा है या उसके पीड़ित है वो किसी भी तरीके से, तो वो क्या करेगा, राज्य पक्षकार से उस स्टेट से वो कमेटी संपर्क करेगी और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, या अगर वो ज्यादा है तो उनके साथ, या फिर अकेला है तो उस व्यक्ति को जो विक्टिम है उनको संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए ऐसा निर्देश उस स्टेट को दिया जाएगा जिस स्टेट के वो विक्टिम है, जिस स्टेट के वो पीड़ित पक्षकार हैं। तो उनको वो मतलब ऐसा निर्देश देगा कि इनके साथ आप इनको सुने या इनको संरक्षण दें। अब आ जाइए कि इसमें जो विमेन महिलाओं के लिए जो सम्मेलन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हम बात करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस ऑन विमेन जो सम्मेलन हुए उनकी बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं इन एडिशन टू द अबव कन्वेंशन 3 कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड ड्यूरिंग द यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल विमेन डिकेड। यूएन स्पॉन्सर्ड मतलब यूएन के द्वारा एक स्पॉन्सरशिप में, उसकी स्पॉन्सरशिप में एक दशक महिलाओं का, जिसको कहा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक। दशक होता है 10 साल का ड्यूरेशन, 10 साल का समय, जिसको कि डिकेड बोला जाता है अंग्रेजी में। 10 साल के ड्यूरेशन को, 10 साल के समय को, जो कि यूएन के द्वारा मनाया गया। उसका ड्यूरेशन था 1976 से 1985। तो 1976 से 1985 तक के जो 10 साल थे उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन 10 सालों के दौरान में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस या सम्मेलन महिलाओं के लिए हुए, जो ये मैंने आपको लिखे हैं। जो फर्स्ट हुआ मैक्सिको सिटी में, ये हुआ मैक्सिको सिटी में 1975 में। सेकंड आपका हुआ कोपेनहेगन में 1980 में, कोपेनहेगन में हुआ 1980 में। और थर्ड आपका नैरोबी में हुआ 1985 में, 1985 में नैरोबी में हुआ 1985 में। इसके अलावा इस डिकेड में ये 3 हुए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है। इसके अलावा एक और बड़ा जो कॉन्फ्रेंस महिलाओं के लिए सम्मेलन हुआ वो बीजिंग में हुआ 1995 में। आई थिंक वो भी मैंने लिखा है, हाँ जी, बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हुआ 1995 में। एक 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहेंगे इसे, चौथा विश्व सम्मेलन हुआ ऑन 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन हेल्ड इन 1995 ड्यूरिंग 4th to 15th सितंबर 1995। 4 तारीख से लेकर सितंबर के महीने में 4 से 15 सितंबर तक 1985 में बीजिंग में ये हुआ विश्व सम्मेलन, जो महिलाओं पर, चौथा विश्व सम्मेलन महिलाओं पर हुआ। और इसमें भी महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकार कहा गया और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए इसमें बात कही गई। इस तरीके से आज हमने ह्यूमन राइट्स की श्रेणी में जो ह्यूमन राइट्स की हम पूरा एक श्रेणी देख रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए जो समय समय पर मानव अधिकारों की या ह्यूमन राइट्स की बात की, उसको देखा और CEDAW के बारे में बात की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग।